तो अब हम बच्चों डिस्कस करने लगे हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.6। न्यूमेरिकल नंबर 1.6 अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है आपके पास, तो ये आपने लाजमी सोल्व करना है। 1.6 है, व्हाट आर द डायमेंशन एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला। बच्चों आपके पास ये फार्मूला दिया हुआ है फिजिकल टू जी m1 m2 और r²। आपने यहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका आपने यूनिट फाइंड आउट करना है और इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। जी को इधर ही रहने दें, बाकी r² इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मैसेज दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब जो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है तो उसका मीटर स्क्वायर, और मास का किलोग्राम होता है तो ये हमने लिख दिया किलोग्राम स्क्वायर। अब जो ना यहाँ पे न्यूटन जो है, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो हमने इस फार्मूला में इसमें न्यूटन की वैल्यू पुट की, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा पर किलोग्राम और मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास आ गया इसका यूनिट। अब आपने अगर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो आप इससे इजीली जो है वो डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किलोग्राम मास का यूनिट है तो कैपिटल एम, और मीटर लेंथ का है तो कैपिटल एल, और फिर सेकंड जो है वो कैपिटल टी। तो ये बच्चों आपके पास आ गई डायमेंशन ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 1.7 है, शो दैट द एक्सप्रेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। एक आपके पास ये आप जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये दी गई है। आपने प्रूव करना है कि आया कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन चेक करनी है। तो जो इसके लिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालते हैं। आप जानते हैं वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L पर T, ये हमने लिख ली। अब राइट हैंड साइड की हमने निकालनी है, तो ये Vi जो है ये भी वेलोसिटी है इसकी आगे। एक्सेलरेशन बच्चों होता है आप जानते हैं L पर T स्क्वायर, और टाइम की डायमेंशन होती है T। ये T जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L पर T और ये भी L पर T, ये जमा हो जाएंगे तो 2L पर T बनेगी। ये बच्चों 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आई थी L पर T और राइट हैंड साइड की भी क्या आ गई L पर T। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल नंबर 1.8 बड़ा अहम है। इसके टाइप की हम एक एग्जांपल भी सोल्व कर चुके हैं। देखते हैं जी कि इसमें क्या पूछा गया है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स थ्रू ए मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी। बच्चों ना स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे। आपने करना क्या है, आपने जी फार्मूला फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ साउंड का। तो ये तरीका मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझ लें। डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है तो आप डेंसिटी पे इसको इसके डेंसिटी के प्रोपोर्शनल ले लें। मॉडुलस इलास्टिसिटी पे डिपेंड करी, इसके प्रोपोर्शनल ले लें। इनकी पावर जो है वो A और B डिफरेंट, या X Y कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। इसको इकट्ठा करें तो स्पीड आपको प्रोपोर्शनल आ गई डेंसिटी के और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। इस इक्वेशन को बच्चों नाम दे दें, कोई A दे दें या 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्पीड की डायमेंशन मैंने लिख दी, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम होती है उसकी भी डायमेंशन लिख दी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बच्चों जो होता है वो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, उसकी भी डायमेंशन मैंने स्ट्रेन की नहीं होती तो फोर्स ओवर एरिया करके इसकी भी डायमेंशन M पर L पर T स्क्वायर राइट कर दी है। अब जरा आगे चलें, इन सारी चीजों की स्पीड, डेंसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों की डायमेंशन को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। स्पीड की जगह L पर T आ गया, कांस्टेंट को मैंने K से रिप्रेजेंट, ये डेंसिटी की होगी और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन हो गई। अब बच्चों ना ये पावर्स जो दी हुई हैं, आप इसके ऊपर A और इसके ऊपर B, इनको जरा इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो मास की A आ जाएगी, ये जो L है इसकी -3A हो जाएगा, और ये यहाँ पे आप करेंगे B, इसके ऊपर B आ जाएगा, ये -B और फिर ये -2B। अब बच्चों ना इधर मास इन्वॉल्व है, हमने नेक्स्ट करने हैं
कोफिशिएंट को कंपेयर नेक्स्ट करना है। तो तीनों को मैंने मैनेज करने, इधर भी m मेंशन कर दे, तो m है नहीं तो इसकी पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, m की पावर a, और यहाँ पे m एक है जिसकी पावर b है, तो m को इकट्ठा किया तो a प्लस b आ गया। फिर l यहाँ पे -3a है, इधर भी है l -b, तो इसकी भी पावर इकट्ठी करके लिख दी। इधर t नहीं है तो t की पावर वैसे ही आ गई -2b। अब बच्चों आपने लेफ्ट साइड पे जो पावर्स दी हुई हैं और जो राइट साइड पे दी हुई हैं m, l और t की, इनको कंपेयर करना है। इसके कोफिशिएंट ऑफ आप कहते हैं जी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो इधर m0, इधर m a प्लस b, l1 l -3 b, t -1, इधर t -2b। यहां से a प्लस b किसके इक्वल निकला? 0 के इक्वल। -3a - b किसके इक्वल निकला? ये आपके पास निकलेगा 1 के इक्वल, ये सॉरी -1 नहीं है, 1 के इक्वल। और फिर ये -2 भी किसके इक्वल निकलेगा? -1 के इक्वल। ओके बच्चों, अब जरा आप वैल्यू निकालें। इसको आप फार्मूला 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें। यहां से बिल्कुल इजीली आपके पास जो है ना b की वैल्यू निकल आएगी। निकालें जरा b की वैल्यू, क्या आएगी? b आ जाएगा -1/-2, तो b आ गया बच्चों 1/2। ठीक हो गया। अब b आ गया 1/2। इस b की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस b, तो b की जगह पे 1/2 इज इक्वल टू क्या है? 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। चलें जी, आपने बच्चों a और b ये जो पावर्स आपने शुरू में ली थी उनकी वैल्यूज निकालनी। अब आप इस फार्मूले में वैल्यूज जो है वो a और b की पुट कर दें, आपका जो है वो काम हो जाएगा। अब चलें, अब बेटे आपके पास आ गया v इज इक्वल टू कांस्टेंट डेंसिटी की पावर, डेंसिटी a की वैल्यू कितनी आई? -1/2, और e की वैल्यू क्या आई? पावर b कितनी आई थी? 1/2। अब बच्चों ये जो 1/2 है ये वाला जजर के इक्वल नहीं होती, इसको आप कह लें जजर की भी वैल्यू 1/2 होती है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, e की पावर 1/2, डेंसिटी की पावर भी 1/2। इनको ओवरऑल अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, E ओवर डेंसिटी। ओके बच्चों, ये आपके पास फार्मूला आ गया स्पीड ऑफ साउंड का। ठीक है जी। अब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ये एक्सपेरिमेंट से हम मेजर करते हैं, तो वो हम वैल्यू नहीं लिख रहे, बाकी आपका ये न्यूमेरिकल जो 8 है वो सोल्व हो गया। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे अभी न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 1.9 है बच्चों, शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square is dimensionally consistent। मतलब आपने बताना है कि जो आइंस्टाइन की ये जो इक्वेशन है E is equal to mc square, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आप हमने ली एनर्जी, इसका बेटे यूनिट होता है, ये वर्क वाला यूनिट ही होता है, W इक्वल टू जैसे FD होता है, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या है, किलोग्राम इसकी डायमेंशन आएगी m, मीटर की मीटर लेंथ का यूनिट है तो इसकी आएगी L स्क्वायर, और सेकंड की क्या आएगी? पाई t स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड की है। अब हम डायमेंशन निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड क्या है? mc स्क्वायर, m का यूनिट किलोग्राम, c स्पीड है या वेलोसिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, स्क्वायर होने की वजह से मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब जो आपके पास मीटर किलोग्राम की m, मीटर की L स्क्वायर और इसकी पर t स्क्वायर। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। नेक्स्ट बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल है, इसको डिस्कस करते हैं। 1.10 है, सपोज we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r say r n and some power of v या क्या लें v m, determine the powers of r and v। बच्चों इसमें ना आपके पास उसने कहा है कि एक्सेलरेशन r और जो v है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r की कोई पावर n है और v की कोई पावर m है। आपने ये जो पावर्स है ना n और m,
इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने लास्ट न्यूमेरिकल में 1.8 में आपने वो ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करके फार्मूला में पुट की थी, सेम वही पैटर्न है। आइए देखते हैं। अब इसमें आप जानते हैं एक्सेलरेशन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले हम पावर ए लेते थे, यहाँ पे एन हमने ले ली और वी के प्रोपोर्शनल है, हमने एम ले ली, इसको इकट्ठा किया, ये कांस्टेंट आ गया और आर एन और वी, ये एक मेन इक्वेशन है जिसमें हम एन और एम की वैल्यूज पुट करेंगे एंड पे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड एक्सेलरेशन है उसकी हमने डायमेंशन लिखी एल पर टी स्क्वायर, आर डिस्टेंस है उसकी डायमेंशन हमने लिखी एल, और v स्पीड है, वेलोसिटी है, उसकी हमने लिखी l पर t। ओके, अब ये सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो कांस्टेंट की जगह पे k पुट कर दिया, एक्सेलरेशन की जगह पे l पर t स्क्वायर, फिर r की जगह पे l और v की जगह पे l पर t। तो ये बच्चों हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, l की पावर n, l की पावर m और t की पावर माइनस m आ गई। इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास l की पावर इधर n है, तो ये भी m l की पावर m है, तो हम इसको इकट्ठा करके n जमा m लिख सकते हैं, t की पावर माइनस m। अब लास्ट पे हम क्या करते हैं, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। l की पावर 1 है, इधर l और इधर l, इनको इक्वल रख लें, और इधर t और ये t वाले फैक्टर को इक्वल रख लें। यहाँ से बच्चों n जमा m की पावर, ये पावर n जमा m है, इसकी 1 है, तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी n प्लस m इज इक्वल टू 1। और दूसरे नंबर पे आपके पास माइनस m है, तो इसकी इधर वैल्यू -2 है, तो हमें मिल गई माइनस m इज इक्वल टू -2। यहाँ से ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो मैश की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। ओके बच्चों, अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 1 में क्या करेंगे, ये m की ही वैल्यू 2 पुट करते हैं। 2 पुट की, 2 इधर आके माइनस होगी, तो n की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। मतलब m2 आया और n1 आया। मैं यहाँ पे इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, r की पावर कितनी आई भला आपके पास, r की पावर n है तो -1, और v की पावर m कितनी आई 2। तो इसको बेटे अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिखूं तो v स्क्वायर ओवर r भी मैं लिख सकता हूँ, कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो तो a इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला ड्राइव हो गया हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर नंबर 1 के। होप्स तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप लोग।